उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। मनुस्मृति बयान पर राहुल गांधी पर बरसे सीएम योगी, बोले भारत की विरासत को कोसना बना लिया है जन्मसिद्ध अधिकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रायबरेली में राहुल गांधी के मनुस्मृति संबंधी बयान पर तीखा हमला बोला। योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की संविधान और लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही है, लेकिन वो भारतीय परंपरा और विरासत को निशाना बनाते हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में मनुस्मृति में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर वर्णित व्यवस्था की आलोचना करते हुए उसे शर्मनाक बताया था। इसके जवाब में योगी ने कहा कि मनु को समझने के लिए अर्थवेद, शतपथ, ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ना चाहिए। योगी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर दोहरा चरित्र रखने तथा यूपी और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसका भविष्य नहीं होता। इसी दौरे में सीएम योगी ने रायबरेली को 889 करोड़ रुपए की 346 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2026 छात्रों को 1,25,000 तक की स्कॉलरशिप 31 अगस्त अंतिम तारीख। केंद्र सरकार की पीएम यशस्वी योजना 2026 के तहत पात्र ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए सालाना 75,000 से 1,25,000 तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को 75,000 जबकि 11वीं और 12वीं के छात्रों को 1,25,000 तक की सहायता बताई गई है। योजना के तहत ट्यूशन फीस, किताबों और हॉस्टल जैसे शैक्षणिक खर्चों में मदद मिल सकती है। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख तक बताई गई है। इच्छुक छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 बताई गई है। वेतन से पीएफ कटा, खातों में जमा नहीं किया। लखनऊ में सहारा इंडिया के 6 अधिकारियों पर एफआईआर। लखनऊ में कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि यानी पीएफ की रकम काटकर उनके संबंधित खातों में जमा न करने के आरोप में सहारा इंडिया के 6 अधिकारियों के खिलाफ अलीगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला अदालत के आदेश के बाद दर्ज हुआ। कर्मचारियों की शिकायत पर ईपीएफओ ने जांच की, जिसमें वेतन से पीएफ काटे जाने की पुष्टि हुई, लेकिन पीएफ खातों में रकम जमा नहीं मिली। ईपीएफओ ने कंपनी प्रबंधन से कई बार स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस से शिकायत की गई। कार्रवाई न होने के बाद ईपीएफओ अदालत पहुंचा। पुलिस ने 6 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दस्तावेजों और पीएफ अंशदान की स्थिति की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड, एसआईटी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश। लखनऊ के अलीगंज में 22 जून को हुए अग्निकांड के 60 दिन बाद एसआईटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस हादसे में अवैध व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई थी। जांच में भवन निर्माण में अनियमितता, अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और संबंधित विभागों की लापरवाही सामने आने की बात कही गई है। एसआईटी ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिला स्तर पर एसओपी बनाने की सिफारिश की। हादसे के बाद 6 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और 4 आरोपित जेल भेजे गए हैं। वहीं भवन मालिक के भाई सुरेंद्र की तलाश जारी है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। अब पीड़ित परिवारों को एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई का इंतजार है। सीतापुर की पूनम देवी ने सीएम योगी से मांगी निराश्रित गाय, गोसेवा से आत्मनिर्भर बनने की जताई इच्छा। सीतापुर की पूनम देवी ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम में निराश्रित गाय उपलब्ध कराने की मांग रखी। पूनम के पास पहले से 5 गाय हैं और वो गोपालन व दूध की बिक्री के जरिए अपने परिवार की आय बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनकर पशुधन विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार निराश्रित गाय उपलब्ध कराने और मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। योगी ने पूनम का उत्साह बढ़ाते हुए मन से गोसेवा करने की बात की। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को मामलों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए। यूपी बोर्ड 2027 परीक्षा फॉर्म की तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव, 1 सितंबर तक जमा हो सकता है शुल्क। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है। छात्रहित में परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त से बढ़ाकर 1 सितंबर करने का प्रस्ताव है। वहीं विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण और शुल्क संबंधी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर 5 सितंबर तक ऑनलाइन अपलोड करने का प्रस्ताव रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव के प्रस्ताव पर माध्यमिक शिक्षा निदेशन ने शासन से नई तारीखों क्यों मंजूर देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा विवरण में संशोधन के लिए 1 से 10 सितंबर और फोटोयुक्त नामावली जमा करने के लिए 30 सितंबर तक की तारीख प्रस्तावित की गई है। अभी ये तारीखें प्रस्तावित है, अंतिम फैसला शासन की मंजूरी के बाद ही होगा। यूपी के 558 अनुदानित मदरसों की जांच शुरू।
1100 करोड़ के बजट में अनियमितताओं के आरोप। उत्तर प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसों में कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। मामला करीब 1100 करोड़ के सालाना सरकारी बजट से जुड़ा बताया गया है। जांच में नियम विरुद्ध नियुक्तियां, शिक्षकों की योग्यता, छात्र संख्या, अभिलेखों में हेरफेर, संदिग्ध प्रबंध समिति और वेतन भुगतान समेत 35 बिंदुओं की पड़ताल की जा सकती है। कोविड काल में हुई नियुक्तियां भी जांच के दायरे में आ सकती हैं। 333 पन्नों की शिकायत में सरकारी अनुदान के अलावा चंदा, जकात और अन्य मदों की रकम में कथित गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल ये प्रारंभिक गोपनीय जांच है। आरोपों की पुष्टि अभी जांच पूरी होने के बाद ही होगी। लखनऊ में आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन, सवर्ण मोर्चा ने सांसद विधायकों की सांकेतिक अर्थी निकाली। लखनऊ के 1090 चौराहे पर सवर्ण मोर्चा ने यूजीसी और आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सवर्ण सांसदों और विधायकों की सांकेतिक अर्थी निकालकर विरोध जताया और यूजीसी रोल बैक तथा आरक्षण समाप्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में संवैधानिक अछूत लिखी तख्तियां थी और उन्होंने सरकार में शामिल सवर्ण नेताओं से अपनी मांगों पर सवाल करने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के लिए 5 थानों में पुलिस तैनात रही और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। मोर्चा के नेताओं ने दावा किया कि आंदोलन को विभिन्न वर्गों का समर्थन मिल रहा है और चेतावनी दी कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो इसका असर 2029 के चुनाव में दिखाई देगा। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर मायावती का राहुल गांधी पर हमला, कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल। बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था तब राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नेता वहां क्यों नहीं पहुंचा। मायावती ने SC, ST और OBC के संवैधानिक आरक्षण को सुरक्षा कवच बताते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को अनुचित और देशहित के खिलाफ बताया। उन्होंने सरकारों से आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण न देने की अपील भी की। मायावती का आरोप है कि संवैधानिक आरक्षण के बावजूद दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग आज भी गरीबी, शोषण और जातीय हिंसा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी को इन समुदाय के प्रति उसकी सोच पर सवाल खड़ा करने वाला बताया। भाजपा MLC लालजी निर्मल का अखिलेश यादव पर हमला, बोले सपा सरकार में दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान। भाजपा MLC डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर दलित आरक्षण को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते पदोन्नति में दलितों का आरक्षण खत्म किया गया और दलित अधिकारियों, कर्मचारियों को डिमोट किया गया। निर्मल ने यह भी आरोप लगाया कि सपा सरकार में आरक्षण से जुड़े विधेयक का विरोध हुआ, ठेकेदारी में दलित आरक्षण समाप्त किया गया और नई राजस्व संहिता के कारण भूमिहीन दलितों को जमीन के पट्टे से मिलने वाली प्राथमिकता प्रभावित हुई। उन्होंने सपा शासन में दलित उत्पीड़न बढ़ने का भी आरोप लगाया। निर्मल का कहना है कि जब अखिलेश यादव राजनीतिक लाभ के लिए डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण की बात कर रहे हैं। अखिलेश के आरक्षण बयान पर OP राजभर का हमला, बोले यादव मुस्लिम के अलावा किसी को सम्मान नहीं दिया। सुबह सपा प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरक्षण संबंधी बयान पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की शासन में यादव और मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता मिली, जबकि राजभर कुर्मी, जाट, निषाद, नाई, धोबी, गोंड, प्रजापति, पासी समेत अन्य पिछड़े जातियों को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। उन्होंने अखिलेश से उनके शासनकाल में इन समुदाय के लिए किए गए कामों का हिसाब भी मांगा। राजभर ने आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने सपा नेतृत्व पर परिवार और राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी निशाना साधा। कन्नौज में सोना बरामदगी पर अखिलेश का हमला, पुलिस पर 16 किलो सोना गायब करने का लगाया आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज में पुलिस द्वारा सोना बरामद किए जाने के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश का दावा है कि पुलिस ने एक कार से 26 किलो सोने के बिस्किट पकड़े, लेकिन आधिकारिक तौर पर केवल 10 किलो सोना दिखाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाकी 16 किलो सोना गायब कर दिया गया और तंज कसते हुए कहा 10 किलो दिखाया, 16 गटकाया। अखिलेश ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग करते हुए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और पुलिस व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और प्रयागराज की व्यवस्थाओं को लेकर भी निशाना साधा। हालांकि 16 किलो सोना गायब होने का आरोप अखिलेश यादव का दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। यूपी पुलिस को भीड़ नियंत्रण के लिए 29 करोड़ 30 हजार हेलमेट, डंडे और शील्ड खरीदी जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उग्र आंदोलनों और हिंसक भीड़ से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी की है। गृह विभाग ने सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 29 करोड़ जारी किए हैं। इसके तहत 30,000 PVC डंडे, 30,000 हेलमेट और 30,000 PVC शील्ड खरीदी जाएंगी। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को चोट से बचाने के लिए 1500 बैलिस्टिक शील्ड और भीड़ को निर्देश देने के लिए 1500 लाउड हेलर भी खरीदे जाएंगे।
सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में हुए उग्र प्रदर्शनों में पुलिसकर्मियों के घायल होने की घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। उपकरणों की खरीद पुलिस मुख्यालय द्वारा GEM पोर्टल के जरिए की जाएगी। यूपी कांग्रेस का जनसंवाद अभियान चंदा चोरी के खिलाफ चौपाल और छात्रों की गूंज शुरू करेगी पार्टी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर संगठन और जनाधार मजबूत करने के लिए नए जनसंवाद कार्यक्रमों की तैयारी शुरू की है। इसके तहत पार्टी चंदा चोरी के खिलाफ चौपाल के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे के कथित गड़बड़ी के आरोपों को जनता के बीच उठाएगी और भाजपा से जवाब मांगेगी। वहीं छात्रों की गूंज अभियान के तहत शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े युवाओं के मुद्दे उठाए जाएंगे। पार्टी ने जिला, शहर और ब्लॉक स्तर के नेताओं को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और प्रमुख कस्बों में कार्यक्रम करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का लक्ष्य इन अभियानों के जरिए आम लोगों, छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद बढ़ाकर आगामी चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना है। कानपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं का फर्जीवाड़ा उजागर, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी दिलाने वाला गिरोह पकड़ा। कानपुर में STF और पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि गिरोह फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे का लाभ दिलाता था और परीक्षा पास कराने के लिए पेशेवर सॉल्वर व स्क्राइब की मदद लेता था। 22 अगस्त को बैंक PO प्रारंभिक परीक्षा के दौरान संदेह के आधार पर 4 आरोपितों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 4 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में एक बैंक मैनेजर के शामिल होने की बात भी सामने आई। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और फर्जी प्रमाण पत्रों के नेटवर्क की जांच कर रही है। कानपुर में पांडु नदी का जलस्तर बढ़ा, 30 परिवार सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए। कानपुर में पांडु नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से बर्रा और गुजैनी के करीब 30 मकान जलभराव की चपेट में आ गए। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और प्रशासन ने कंपोजिट विद्यालय में राहत शिविर बनाकर खाने पीने की व्यवस्था की है। SDM और तहसीलदार ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जिले में गंगा, यमुना, पांडु, नोन और रिंद नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते 176 गाँवों को बाढ़ संभावित घोषित किया गया है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने के लिए 35 बाढ़ चौकियां सक्रिय की हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 101 बाढ़ शरणालय तैयार किए गए हैं। IIT कानपुर को राकेश गंगवाल का 300 करोड़ का बड़ा तोहफा, मेडिकल स्कूल को मिलेगी नई ताकत। इंडिगो के सह संस्थापक और IIT कानपुर के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए 300 करोड़ अतिरिक्त देने की घोषणा की है। इससे मेडिकल स्कूल के लिए उनका कुल योगदान 400 करोड़ हो जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल IIT कानपुर परिसर में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और प्रस्तावित 200 बेड के कैंसर केयर एवं रिसर्च सेंटर के विकास में किया जाएगा। IIT कानपुर का लक्ष्य मेडिकल साइंस को इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मेडटेक रिसर्च से जोड़ना है, ताकि आधुनिक चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। जन अल्फा के विरोध के बाद कानपुर प्रशासन अलर्ट, 100 सरकारी स्कूलों में छुट्टी के दिन चला सफाई अभियान। कानपुर में स्कूलों की अव्यवस्था और जर्जर व्यवस्था को लेकर जन अल्फा के विरोध के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। रविवार को अवकाश के दिन जिले के 100 सरकारी विद्यालयों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सफाई टीमों ने कक्षों, शौचालयों, परिसर और छतों की सफाई की। जलभराव वाले स्थानों से पानी निकाला गया, पास झाड़ियां हटाई गई और कूड़े का निस्तारण किया गया, ताकि संक्रमण, सीलन और पानी के रिसाव की समस्या कम हो। अधिकारियों ने स्कूलों का निरीक्षण कर सफाई की गुणवत्ता भी जांची। प्रशासन ने कहा कि बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता है और आगे सभी सरकारी स्कूलों में रोस्टर के अनुसार नियमित सफाई की निगरानी की जाएगी। आगरा में कांवड़ियों से अभद्रता और कांवड़ खंडित करने की कोशिश, पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा। आगरा के मलपुरा क्षेत्र में सोमवार सुबह कांवड़ लेकर जा रहे शिव भक्तों के जत्थे को कुछ युवकों ने कथित तौर पर घेर लिया। आरोप है कि पहले स्कूटी से कांवड़ियों के बीच अफरा तफरी मचाई गई और विरोध करने पर गाली गलौज की गई। इसके बाद करीब 1.25 किलोमीटर आगे अन्य साथियों को बुलाकर कांवड़ियों की घेराबंदी और हाथापाई की गई तथा कांवड़ छीनकर खंडित करने का प्रयास किया गया। राहगीरों के हस्तक्षेप और पुलिस के पहुंचने पर आरोपी भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर 2 युवकों को स्कूटी समेत पकड़ लिया। कांवड़ियों ने मलपुरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शत्रु संपत्तियों पर कब्जा धारकों को राहत, 1 करोड़ से कम की संपत्ति खरीदने में मिलेगी पहली वरीयता। प्रयागराज में शत्रु संपत्तियों के मौजूदा कब्जा धारकों और किराएदारों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 1 करोड़ से कम कीमत वाली शत्रु संपत्तियों को सार्वजनिक नीलामी में डालने से पहले वहां रह रहे कब्जा धारक या किराएदार को उसे खरीदने का पहला मौका दिया जाएगा। प्रयागराज में अब तक 187 शत्रु संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इनमें से 6 की नीलामी हो चुकी है, जबकि सदर, फूलपुर और सोराव की 28
संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। संपत्तियों की कीमत केंद्रीय गृह मंत्रालय की शत्रु संपत्ति निपटान समिति तय करेगी। यदि मौजूदा कब्जा धारक तय कीमत पर संपत्ति खरीदने से इनकार करता है तभी उसे सार्वजनिक ई नीलामी में रखा जाएगा। प्रयागराज में ऐसी संपत्तियों पर हजारों मकान दुकानें बनी है और इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 3000 करोड़ बताई गई है। रक्षाबंधन पर ट्रेनों में भारी भीड़। दिल्ली मुंबई रूट की 18 ट्रेनें 27 अगस्त तक नो रूम। रक्षाबंधन से पहले घर जाने वाले यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई। दिल्ली और मुंबई रूट की करीब 18 प्रमुख ट्रेनों में 27 अगस्त तक सभी सीटें फुल है और कई ट्रेनों में अब वेटिंग टिकट भी जारी नहीं हो रहा है। दिल्ली रूट पर वंदे भारत, राजधानी, शिवगंगा, महाबोधि, पूर्वा, मगध, पुरुषोत्तम समेत कई ट्रेनों में सीट उपलब्ध नहीं है। वहीं मुंबई रूट की कोलकाता मेल, कामायनी, पाटलिपुत्र और एलटीटी गोरखपुर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में बुकिंग बंद हो चुकी है। ऑनलाइन वेटिंग टिकट के नए नियमों से भी यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। चार्ट बनने तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वह स्वतः रद्द हो जाएगा। अब यात्रियों की उम्मीद रक्षाबंधन स्पेशल और क्लोन ट्रेनों, अतिरिक्त फेरों और तत्काल टिकट पर टिकी है। रेलवे भीड़ कम करने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन बढ़ाने की तैयारी में है। समाज कल्याण स्कूलों के शिक्षकों को जल्द कैशलेस इलाज, केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की कि समाज कल्याण विभाग के स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को जल्द कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। स्कूलों के रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के साथ उन्हें 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी गई है। मौर्य ने प्रयागराज में जलभराव की समस्या पर अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की बात कही और रामबाग, मेडिकल चौराहा, जॉर्ज टाउन समेत जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और भू माफिया पर कार्रवाई होगी तथा शहर के अगले 100 वर्षों के विकास की योजना तैयार की जा रही है। राजनीतिक मोर्चे पर मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में सपा की सांसद विधायकों की संख्या काफी घट जाएगी और कहा कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में भाजपा कोई कटौती नहीं करने वाली है। नोएडा में बनेगा 600 MT CBG प्लांट, रोज 16,000 किलो गैस और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन। नोएडा के सेक्टर 145 में 600 मीट्रिक टन क्षमता का कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण करीब 12 एकड़ जमीन देगा, जबकि प्लांट लगाने और चलाने वाली कंपनी कचरे का निस्तारण करेगी। प्राधिकरण को इस पर कोई खर्च नहीं करना होगा। प्लांट में रोजाना करीब 16,000 किलो CBG और 100 टन जैविक खाद तैयार होगी। CBG का इस्तेमाल वाहनों और जनरेटर में ईंधन के तौर पर किया जा सकेगा। इस परियोजना का बड़ा फायदा कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण में होगा। ठोस कचरे से ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला ग्रीन कोल और अन्य उत्पाद भी बनाए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक इससे कूड़े के ढेर, बदबू और आग लगने की समस्या कम होगी। साथ ही कार्बन क्रेडिट भी मिलने की संभावना है। ईडा की 2 बड़ी परियोजनाएं, 500 आवारा कुत्तों का शेल्टर और 600 गोवंशीय आधुनिक गौशाला। ग्रेटर नोएडा में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण यानी ईडा ने 2 बड़ी परियोजनाएं शुरू कर रहा है। जहांगीरपुर में 2000 वर्ग मीटर में करीब 500 आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर बनाया जाएगा, जहां भोजन, पानी, इलाज, टीकाकरण और नसबंदी की सुविधा होगी। इसका निर्माण निजी संस्था CSR फंड से करेगी। वहीं फलैदा में 600 गोवंश की क्षमता वाली आधुनिक गौशाला तैयार की जा रही है। यहाँ शेड, चारा पानी, उपचार और साफ सफाई की व्यवस्था होगी। साथ ही मृत गोवंश के अंतिम संस्कार के लिए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम भी बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं से आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने और खुले में घूमते गोवंश को सुरक्षित आश्रय देने में मदद मिलेगी। ग्रेटर नोएडा का 100 एकड़ का टॉय पार्क बनेगा ग्लोबल हब, 410 करोड़ से ज्यादा का निवेश। ग्रेटर नोएडा में बन रहा 100 एकड़ का टॉय पार्क भारत के खिलौना उद्योग को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 33 में अब तक 134 इकाइयों को 53 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है और यहाँ 410 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और यूरोप समेत कई देशों में भारतीय खिलौनों की मांग बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग का फायदा ग्रेटर नोएडा के निर्माताओं और स्टार्टअप्स को मिलने की उम्मीद है। पार्क में प्लग एंड प्ले फैक्ट्री, शेड, टेस्टिंग लैब, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और निर्यात सहायता जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश में खिलौना स्टार्टअप्स का नंबर 1 केंद्र बनाना है। इससे उत्पादन लागत घटाने, गुणवत्ता सुधारने और मेड इन इंडिया खिलौनों के वैश्विक निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर बिजली निगम की सख्ती, शटडाउन के बाद करंट आए तो SSO और निविदा कर्मी होंगे बर्खास्त। गोरखपुर में बिजली से होने वाले हादसों को रोकने के लिए बिजली निगम ने कड़ा फैसला लिया है। लाइन या ट्रांसफार्मर का काम करते समय शटडाउन लेने के बावजूद करंट आने से हादसा हुआ तो संबंधित उपकेंद्र के सभी निविदा कर्मियों और सब स्टेशन ऑपरेटर यानी SSO को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। निगम ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि काम शुरू करने से पहले उपकेंद्र पहुंचकर संबंधित फीडर का अपने नाम से शटडाउन लें और काम पूरा होने के बाद खुद उपकेंद्र
केंद्र जाकर शटडाउन वापस कराएं। अधिकारियों के मुताबिक कई कर्मचारी फोन पर शटडाउन लेने और वापस कराने की प्रक्रिया अपनाते हैं, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ता है। हाल के बिजली हादसों को देखते हुए चेयरमैन ने जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। निगम का उद्देश्य शटडाउन प्रक्रिया में लापरवाही रोकना और बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पापा स्कूल में मच्छर काटते हैं, एलकेजी बच्ची की शिकायत पर डीएम ने लिया संज्ञान। मुरादाबाद में एक एलकेजी छात्रा के स्कूल में मच्छरों के काटने की शिकायत उसके पिता ने जिला अधिकारी से की। बच्ची ने लगातार मच्छर काटने की बात पिता को बताई, जिसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सोनू सिंह ने पहले स्कूल प्रशासन और फिर अधिकारियों से शिकायत की। पिता के मुताबिक पहली बार शिकायत स्कूल डायरी में दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा बच्ची को मच्छर काटने के बाद उन्होंने ईमेल के जरिए डीएम से शिकायत की। डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए डीआईओएस को समस्या दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद डीआईओएस ने सफाई और मच्छर नियंत्रण के लिए डीपीआरओ से सहयोग मांगा है। अभिभावक ने कहा कि स्कूल में मच्छरों का प्रकोप सामान्य समस्या नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों को मच्छर जनित संक्रमण का खतरा हो सकता है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब स्कूलों में साफ सफाई और मच्छर नियंत्रण पर ध्यान बढ़ने की उम्मीद है। ज्ञानवापी में जलाभिषेक को निकले शिव सैनिकों को पुलिस ने रोका, हिरासत के बाद रिहा। सावन के अंतिम सोमवार को ज्ञानवापी में जलाभिषेक की मांग को लेकर शिवसेना उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में जुलूस निकाला। गोदौलिया चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ता श्रीकाशी विश्वनाथ श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी स्थित अधिविश्वेश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक की अनुमति मांग रहे थे। पुलिस के अनुसार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। बाद में सभी शिव सैनिकों को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। शिवसेना के राज्य उप प्रमुख अजय चौबे ने कहा कि जब तक ज्ञानवापी हिंदू पक्ष को नहीं मिलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इससे ज्ञानवापी को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच वाराणसी में तनाव और संवेदनशीलता फिर सामने आई है। वर्दी में सपा नेता की फोटो वायरल, बिजनौर पुलिस ने शुरू की जांच। बिजनौर के चांदपुर में सपा के पूर्व जिला सचिव शेख रईस की पुलिस वर्दी पहने तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। फोटो में रईस पुलिस की वर्दी और 2 स्टार लगाए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से इस मामले में यूपी पुलिस को ऑनलाइन शिकायत मिली, जिसके बाद बिजनौर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगा रही कि तस्वीर रईस ने खुद सोशल मीडिया पर डाली या किसी अन्य व्यक्ति ने इसे वायरल किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस की वर्दी और विभाग की छवि का अनुचित इस्तेमाल किया गया। वहीं शेख रईस ने दावा किया कि तस्वीर एआई से बनाई गई है और उनकी छवि खराब करने के लिए इसे प्रसारित किया गया। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया है। जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई तय होगी।